नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, हम अफ्रीका महाद्वीप के विषय में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों के माध्यम से मैं अफ्रीका महाद्वीप की जो विस्तृत जानकारी है ये आपको दूंगा। तो आज हम इसी क्रम में दो देशों के विषय में पढ़ेंगे। पहला देश होगा नाइजीरिया और दूसरा देश होगा आपका गिनी। तो ये दो देश जो हैं हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इन दोनों देशों की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो देश है हमारा ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया देखिए क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया ही है और विश्व में नाइजीरिया का जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। वर्ष 1960 तक ये ब्रिटेन का उपनिवेश रहा और वर्ष 1963 में ये एक गणराज्य घोषित हुआ। लेकिन इन्होंने अपना जो नया संविधान है वो अभी 1999 में बनाया था। तो नाइजीरिया का जो संविधान बना है नया, ये 1999 में बना है। नाइजीरिया को लैंड ऑफ पाम ऑयल भी कहा जाता है। कारण यह है कि यहाँ पे पाम जो वृक्ष हैं उनकी अधिकता है, तो इसके कारण इसे लैंड ऑफ पाम ऑयल भी कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर नदी क्या कहलाती है? पाम तेल की नदी। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा गया है। तो नाइजीरिया देश कहाँ स्थित है और इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये जो देश है ये हमारा नाइजीरिया है। तो ये जो मैंने भाग बनाया हुआ है ये अफ्रीका महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा है। तो यहां से क्या होता है, देखिए नाइजीरिया के जो पड़ोसी देश हैं ये कौन कौन से हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके आसपास ये देश हैं। देखिए आजकल क्या है, पिछली बार क्या हुआ, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में उन्होंने दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका के पूर्वी भाग में है। तो अब क्या हुआ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बिना मैप के या तो पढ़ने की प्रयास करते हैं या फिर वे रट्टा मारने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा, मैं अधिकांश बच्चों के लिए कह रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके सामने मैप होना चाहिए। बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना मूर्खता और बेवकूफी है। तो इसी देखिए जैसे भी हो सका, जितना भी पॉसिबल हो सका, मैंने एक मैप बनाने का प्रयास किया है और इस मैप को मैं अपने लिंक पे भी डाल दूंगा, वहां से आप उठा सकते हैं। तो नाइजीरिया देश का जो उत्तरी भाग है ये नाइजर, इसका पूर्वी भाग चाड, दक्षिणी भाग कैमरून, पूर्वी भाग बेनिन और दक्षिण पूर्वी भाग अटलांटिक महासागर है। ताकि आप ये समझ लें कि इसके आसपास ये देश हैं। तो एक तरीके से भौगोलिक सिचुएशन का हमें थोड़ा ज्ञान हो जाता है। अब हम नाइजीरिया के विषय में पढ़ेंगे कि इसकी जलवायु क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है, यहाँ पे कौन कौन से मुख्य खनिज संसाधन हैं। जनरली एग्जाम में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अगर आपने कवर कर लिए तो समझिए आपकी आधी से ज्यादा ज्योग्राफी हो जाती है। कारण यह है कि जो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, खनिज संसाधन हम अलग पढ़ते हैं, पर्वतीय भाग हम अलग पढ़ते हैं और जनजाति हम अलग पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको सारी तो एक साथ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो भी पॉसिबल हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ब्रिटेन का उपनिवेश जैसे मैंने भी आपको बताया है कि 1960 में स्वतंत्र हुआ, 63 में गणतंत्र बना और 1999 में इन्होंने अपना नया संविधान बनाया। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और विश्व में इसका 7वां स्थान है, मैंने अभी आपको बताया है। इसकी राजधानी अबुजा है, ये इसकी अभी नई राजधानी है। इससे पहले इसकी राजधानी लागोस थी। तो इसकी जो पुरानी राजधानी है ये लागोस है और लागोस नाइजीरिया का प्रमुख बंदरगाह पतन भी है। अब जलवायु की बात करेंगे तो तटीय भागों में विषुवत रेखीय जलवायु और आंतरिक भागों में ग्रीष्म जलवायु। तो तटीय भागों में कैसी जलवायु है? विषुवत रेखीय जलवायु। अब विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता क्या है? पहली बात तो देखिए होता क्या है, ये मान के सपोज करो हमारी पृथ्वी है, तो ये जो भाग है बीच वाला, अब यहां देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये वाला भाग जो बीच वाला भाग है ये है इक्वेटर। इन क्षेत्रों में जहां जहां से विषुवत रेखा गुजरती है इन क्षेत्रों में जो जलवायु है यहाँ पर होता है कि 3 बजे तक तो होती है गर्मी और 3 बजे के बाद और 9 बजे तक यानी कि 3 से 9 बजे तक यहाँ पर होती है क्या? बारिश रोज, जिसके कारण यहाँ पे घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं।
तो विषुवत-रेखीय जो जंगलों की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे आपको सदाबहार वन मिलेंगे। बस आपको एक पॉइंट याद रखना कि जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहां पे सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। दूसरा, आंतरिक भागों में ग्रीष्म जलवायु है। तो ये जो अंदर वाला भाग है ये यहाँ पे कैसी जलवायु है, गर्मी। तो गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, गर्मी ज्यादा होने के कारण यहाँ धूल भरी आंधियां या फिर हवाएं चलती हैं। तो क्या क्या रहा है, देखिए धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व से चलती हैं जिन्हें हर्मटन कहते हैं। यानी कि नाइजीरिया में हर्मटन वायु मिलती है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे या जिन्होंने पढ़ा होगा, हम क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक होता है वायु वाला, तो उसमें अलग अलग देशों में वायु के अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ भी जो हवा चलती है उनमें हर्मटन हवा काफी प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व से चलती हैं जिन्हें हर्मटन कहते हैं। दूसरा, मैंने अभी आपको नदी का नाम बताया था, नाइजर। तो नाइजर देखिए, नाइजर नदी गुयाना उच्च भूमि से निकलकर माली, नाइजर से नाइजीरिया में प्रवेश करती है। तो नाइजर जो नदी है ये गुयाना उच्च भूमि से निकलती है, माली और नाइजर से बहती हुई ये नाइजीरिया में प्रवेश करती है और यहीं पे केंजी बांध बना हुआ है। तो केंजी बांध जो है ये कौन सी नदी पे है, नाइजर नदी पे है। और कौन से देश में, नाइजीरिया देश में। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पानी के माध्यम से बिजली बनाए जाने की संभावना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो देश है ये गरीब देश है, तो इन्होंने अपने जर्नली संसाधनों का उपयोग नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ देशों ने जो किया है उनमें से नाइजीरिया भी है। तो इन्होंने बांध बनाया हुआ है और इस बांध के माध्यम से यहाँ की बिजली का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कृषि की, तो कृषि की आप देखिए कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उपयोगी हैं। यहाँ पे मक्का, मिलेट, कसावा, सरेगम, चावल और रतालू ये यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइजीरिया संसार में ज्वार उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और मूंगफली उत्पादन में ये चौथा स्थान रखता है। तो ज्वार के उत्पादन में दूसरा और मूंगफली के उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में आपको अश्वेत प्रकार के लोग मिलेंगे, यानी कि काले लोग मिलेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में काले लोग होने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझिए। जनरली कुछ बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं, हमारी त्वचा के अंदर एक रंग वर्णक पदार्थ होता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग गोरा या फिर काला होता है। अब चूंकि अफ्रीका महाद्वीप में जलवायु उष्णकटिबंधीय है और उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इन जलवायु में हमारी त्वचा के अंदर मेलानिन होता है। कारण ये है कि मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। तो इस वजह से इन देशों में जो लोग हैं उनका रंग कैसा है, काला है। तो यहाँ पे 250 से अधिक जनजातियां इस देश में पाई जाती हैं और उनमें प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। देखिए 250 जनजातियों वाला देश कहा जाता है यूरोबा और इबो, होसा तथा फुलानी, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख जनजाति हैं। तो यूरोबा जो है ये पश्चिमी भाग में और इबो ये पूर्वी भाग में पाई जाने वाली जनजाति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोबा पश्चिमी भाग और इबो पूर्वी भाग में। इसके अलावा उत्तरी भाग में इस्लाम और दक्षिण भाग में ईसाई ये धर्म निवास करते हैं। इसके देखो एक पॉइंट और है, यूरोबा, इबो और होसा और फुलानी पूरे देश में लगभग 65% है। यानी कि इन जनजाति की जो संख्या है देश में ये लगभग 65% है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4-5 जो जनजाति हैं वो पूरे देश की जनसंख्या के लगभग 65% है। इसके बाद खनिज पदार्थों की अगर हम बात करेंगे तो खनिज पदार्थों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये प्रमुख खनिज हैं। यहाँ देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, कोयला, टीन, सीसा, मैग्नीज और चूना पत्थर ये यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। जिनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सागरीय तटों पर, यानी कि जो हमारी पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस ये कहाँ पे, सागरीय तटों पर मिलती है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पेट्रोल जो होता है वो मिलता है आपका अल्जीरिया में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पेट्रोल होता है अल्जीरिया में। लेकिन नाइजीरिया देश भी एक ऐसा देश है जो 90% अपनी इनकम जो प्राप्त करता है वो प्राकृतिक तेल और पेट्रोलियम से ही प्राप्त करता है। यानी कि इनकी आय का जो प्रमुख स्रोत है वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है।
तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और होता कहाँ पे, तटवर्तीय क्षेत्र, जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं यानी कि जो अटलांटिक महासागर से मिलते हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की अधिकता है। इसके अलावा उद्योगों की अगर हम बात करें नाइजीरिया की, तो उद्योग में वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट, तेल शोधनशाला यानी कि रिफाइनरी, इसके अलावा सिगरेट और रबर यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो ये हमारा नाइजीरिया था। अगला जो हमारा देश है ये है गिनी। अब गिनी कहाँ है, गिनी की स्थिति यहाँ पे है। तो गिनी के उत्तर में सेनेगल, इस साइड में पूर्वी भाग में माली और पश्चिम भाग में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण में इसके सियरा लियोन है और इसका एक हिस्सा जो है लाइबेरिया से लगा हुआ है। तो ये देश गिनी है। गिनी देश 1958 तक फ्रांस के अधिकार में था, इसके बाद ये आजाद होता है, यानी कि 1958 तक ये फ्रांस के अधिकार में रहा। गिनी में कुछ पर्वत हैं जिनमें देखिए फाउटा जालोन यहाँ का प्रमुख पर्वत है और गिनी की जो राजधानी है ये है कोनाक्री। तो फाउटा जालोन क्या है, नाइजर, गैम्बिया और स्नेगल, नाइजीरिया, गैम्बल और स्नेगल जो नदियां हैं वो फाउटा जालोन से ही निकलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट निम्बा। माउंट निम्बा गिनी का सर्वोच्च शिखर है। ये दो देशों का सर्वोच्च शिखर है। किस किस का, एक तो यहाँ पे देखिए कोटा डी आइवरी, ये जो है यहाँ पे है, यानी कि गिनी और कोटा डी आइवरी का जो सर्वोच्च शिखर है ये है माउंट निम्बा और 1752 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा गिनी की सीमा पर, हाँ ये मैंने वो ये पढ़ ही दिया मैंने आपको, देखो माउंट निम्बा, कोटा डी आइवरी एवं गिनी की सीमा पर स्थित है। इन दोनों देशों का सर्वोच्च शिखर है, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ किताबों में कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट दिया हुआ है। संसार में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है ये ऑस्ट्रेलिया करता है, लेकिन ये देश भी यानी कि गिनी भी बॉक्साइट के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। बहुत सी किताबें कहती हैं कि बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान गिनी का है, लेकिन एग्जाम में चूंकि ऑस्ट्रेलिया को माना गया तो आप ऑस्ट्रेलिया पे ही फोकस करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हम अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश गिनी है। तो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन देश है। इस देश में 80% लोग जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं और प्रमुख फसल कौन सी है, चावल, केला, कसावा, गन्ना, मक्का और प्लाटेन यहाँ की प्रमुख फसल है। गिनी से ज्यादा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं, जितना मैंने आपको पढ़ा है ये वाला पॉइंट यही गिनी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आज का जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप का क्रम था ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।